बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। लेक्चर नंबर 17 है हमारा जी और फ़िलासफ़ी के चैप्टर का थर्ड एंड लास्ट चैप्टर है। आज हम बात करेंगे एजुकेशनल फ़िलासफ़ीज़ की। इससे पहले हमने 5 जनरल फ़िलासफ़ीज़ डिस्कस की हैं। हमने स्टार्ट में एक डिवीज़न पढ़ी थी कि फ़िलासफ़ीज़ को हम 2 कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड करते हैं, जनरल फ़िलासफ़ीज़ एंड एजुकेशनल फ़िलासफ़ीज़। जनरल फ़िलासफ़ीज़ आइडियलिज़म, रियलिज़म, प्रैग्मेटिज़म, एग्जिस्टेंशलिज़म एंड नेचुरलिज़म है, जबकि ये 4 जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इनको हम एजुकेशनल फ़िलासफ़ीज़ कहते हैं। तो सबसे पहले है पेरिनियलिज़म। पेरिनियलिज़म सबसे कंजर्वेटिव, सबसे ओल्ड, सबसे ट्रेडिशनल, ठीक है, सबसे बैकवर्ड फ़िलासफ़ी है। पेरिनियलिज़म का मतलब होता है, लफ्ज़ी मतलब इसका है एवर लास्टिंग, यानी वो बुक्स, वो लिटरेचर, वो रिसर्च, वो नॉलेज जो सदियों से चला आ रहे हैं, ठीक है, उसी इल्म को, उसी नॉलेज को आगे सर्कुलेट किया जाए, ट्रांसफ़र किया जाए, पढ़ाया जाए। अब चूँकि हम बात करें अब एजुकेशनल फ़िलासफ़ीज़ की, तो यहाँ हम नॉलेज, वैल्यूज़, रियलिटी, वो जो एपिस्टेमोलॉजी है वो चीज़ें नहीं देखेंगे। यहाँ पे हम करिकुलम की बात करेंगे, टीचिंग की बात करेंगे, बच्चों के बिहेवियर की बात करेंगे। तो ये इसमें हम जो है वो प्रैक्टिकल नेचर देखेंगे फ़िलासफ़ी की, एजुकेशनल नेचर। तो पेरिनियल का मतलब होता है एवर लास्टिंग। रॉबर्ट हचन, ये अमेरिकन थे, ये इसके फाउंडर माने जाते हैं। पेरिनियलिज्म के फाउंडर कौन है? रॉबर्ट हचन्स। मॉर्टिमर एडलर एंड जैक मार्शन, ये दो जो है इसके एक्सपोनेंट माने जाते हैं, प्रोपोनेंट माने जाते हैं, एडलर एंड मार्शन। अमेरिकन ओरिजिन है इस फिलोसफी का। तो हचन इसके फाउंडर हैं। बैंटिक, हचन, एडलर, ये जो है वो इसके इसके साथ एसोसिएटेड नाम है। अब इसकी डेफिनेशन जैसे मैं अभी बता रहा था कि पहले नंबर पे तो ये एजुकेशनल फ़िलासफ़ी है। अब इसका फोकस किस चीज़ के ऊपर है? इसका फोकस इस चीज़ के ऊपर है कि वो जो सदियों से नॉलेज, वो जो सदियों से बुक्स, वो जो सदियों से लिटरेचर चला आ रहा है, उसी नॉलेज को आगे, स्किल्स को आगे ट्रांसफ़र किया जाए, ठीक है, बग़ैर चेंज के। टेक्नोलॉजी, एडवांसमेंट, मॉडर्न चीज़ें, इन चीज़ों के ये अगेंस्ट है ये थ्योरी। तो अब साफ है, इनका मानना है कि वही पुरानी चीज़ें एक्सेप्टेबल हैं, वही चलनी चाहिए। तो इनकी सोच ये है कि ह्यूमन, जो कि ह्यूमंस हैं, ठीक है, जहाँ पे भी वो रहते हैं इंसान, उनको एक जैसे इल्म की ज़रूरत है। तो एजुकेशन सिस्टम सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बिलीव्स हैं इनके, हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। Philosophy emphasizes that despite different environment, human nature remains same everywhere, so education should be the same for everyone. Human nature हर जगह सेम है, एजुकेशन क्या हो, हर एक के लिए, सबके लिए सेम हो। स्लोगन इसका, नारा इनका क्या है? परमानेंसी इज मोर रियल देन चेंज। जैसे हमने प्रैग्मेटिज्म, प्रोग्रेसिविज्म में पढ़ा, प्रोग्रेसिविज्म में पढ़ेंगे कि वो कहते हैं चेंज इज एसेंस ऑफ रियलिटी, यानी वो चेंज को फोकस करते हैं। और ये क्या कहती है? ये फिलॉसफी कहती है परमानेंसी, यानी जिसको कंजर्वेशन कहते हैं, एक चीज़ पे ट्रेडिशनली डटे रहना, चेंज को एक्सेप्ट ना करना। परमानेंसी इज़ मोर रियल देन चेंज। तो बैक टू यूनिवर्सल ट्रुथ। अब वो जो बातें कुछ मैंने आपको बताई, अपने माइंड में रखेंगे तो इसके पॉइंट्स को समझना आसान हो जाएगा। अब सबसे पहले, focus on ideas of western civilization that have been lasted for centuries। उन आइडियाज़ को फोकस करना जो सदियों से चले आ रहे हैं, ठीक है। वेस्टर्न आइडियाज़ है। अब देखें, चूँकि ये अमेरिकन है तो इन्होंने वेस्ट की अपने कल्चर, अपने ट्रेडिशन, अपनी सिविलाइजेशन, अपने नॉलेज, अपने लिटरेचर, अपनी रिसर्च की बात करनी है। तो वेस्टर्न आइडियाज़ हैव पोटेंशियल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ एनी इरा। स्टडी ऑफ ग्रेट बुक्स। आप देखें, स्टडी ऑफ ग्रेट बुक्स से मुराद वही ओल्ड बुक्स जो सदियों से चली आ रही हैं, तो उन किताबों का मुताला, लिटरेचर, फ़िलासफ़ी, हिस्ट्री की इन किताबों का मुताला किया जाए।
अच्छा उसके बाद है मोस्ट कंजर्वेटिव एंड सेम एजुकेशन फॉर ऑल ह्यूमंस। ये सबसे कंजर्वेटिव है और इसका फोकस क्या है कि सारे लोगों के लिए, सारे ह्यूमंस के लिए एक जैसी एजुकेशन होनी चाहिए। अब emphasize on everlasting reality, focus on old things and old facts. Human are rational beings, so emphasize reasoning, thinking and memory and prepare learners rationally and spiritually. स्पिरिचुअल जो है वो कौन सी थ्योरी थी जो स्पिरिचुअल और रैशनली प्रिपेयर करती थी इंडिविजुअल्स को? शाबाश। आइडियलिज्म। आइडियलिज्म सर। ओके, ये याद रखिएगा बात, अभी मैं पूछूंगा। स्किल पे कौन सी फिलोसफी फोकस पर करती थी आइडियलिज्म और रियलिज्म में? रियलिज्म। जी कौन सी करती है जी? किसी को याद है? सर रियलिज्म। यस, रियलिज्म। अच्छा, इट फोकस ऑन ट्रांसफर ऑफ नॉलेज, skills from older generation to younger generation. Education is not imitation of life but preparation of it, ये इनका फेमस थिंग है, against the advancement और टेक्नोलॉजी। अब ये इसके फंडामेंटल पॉइंट्स हैं, ठीक है, बेसिक बिलीव्स हैं इसके, इस थ्योरी के, कि नेचर सेम होती है, ह्यूमन नेचर सेम होती है, तो इसलिए एजुकेशन एक जैसी होनी चाहिए। बैक टू बेसिक्स, सॉरी बैक टू यूनिवर्सल ट्रूथ पे फोकस किया जाए। वेस्टर्न आइडियाज़, वेस्टर्न लिटरेचर, ग्रेट बुक्स, ओल्ड बुक्स, इनको पढ़ा जाए। एडलर ने करिकुलम डेवलप किया था कि 100 वेस्टर्न बुक्स जो है वो पढ़ी जाए। 100 वेस्टर्न बुक्स का एक करिकुलम भी उसने डिज़ाइन किया था एडलर ने, ठीक है। अच्छा, हचन ने ग्रेट बुक्स प्रोग्राम फिर लॉन्च किया था 1963 के अंदर। अच्छा, अब ये जो थ्योरी है ना पेरिनियलिज्म, आइडियलिज्म और रियलिज्म दोनों इसके अंदर शामिल हैं, ठीक है। हमने बात की थी दोनों के अंदर टीचर का कंट्रोल होता है, तो आइडियलिज्म में भी टीचर कंट्रोल है, रियलिज्म में भी टीचर सेंटर्ड है। ये फिलॉसफी भी टीचर सेंटर्ड होती है, नंबर 1, ठीक है। अच्छा, इसमें हमने बात की अभी कि स्पिरिचुअल और रैशनल बीइंग बनाना इंडिविजुअल्स को, तो ये बात हमने कहाँ पे की थी? हमने की है आइडियलिज्म के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि ये आइडियलिज्म के साथ यहाँ से भी ये मिलती है। अच्छा, हमने रैशनैलिटी की बात की थी, रैशनल डेवलपमेंट, अगर आप लोगों को याद हो तो रियलिज्म के अंदर हमने बात ये भी की थी कि रियलिज्म जो है ना फिलॉसफी, वो रैशनल पावर डेवलप करती है, डेवलप रैशनल पावर्स इन लर्नर्स, बच्चों के अंदर रैशनल पावर डेवलप करती है। कौन सी? रियलिज्म। तो अब देखें यहाँ पे भी हम वही बात करने जा रहे हैं कि ये फिलॉसफी भी बच्चों को स्पिरिचुअल और रैशनल, दोनों कॉम्बिनेशन है दोनों का, तो दोनों चीज़ें डेवलप करने पे फोकस करती है। ये देखें, प्रिपेयर लर्नर्स रैशनली एंड स्पिरिचुअली, तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों फिलॉसफीज आ गई। स्किल की बात हमने की कि स्किल जो है वो किस में होता है, किस में हम ट्रांसफ़र करते हैं या फोकस करते हैं, वो हम रियलिज्म में करते हैं। तो यहाँ पे आपने इतना याद रखना है, आइडियलिज्म एंड रियलिज्म दोनों जो है वो इनसे, दोनों फिलोसफी से ये फिलोसफी डिराइव की गई है। तो मैं की पॉइंट्स रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट हमने कहा कि ह्यूमन नेचर सेम है, एजुकेशन एक जैसी होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के अगेंस्ट हैं, मॉडर्नाइजेशन के अगेंस्ट हैं, ये परमानेंसी पे, कंजर्वेशन पे, ओल्ड थिंग्स पे, ओल्ड बुक्स के ऊपर, ओल्ड कल्चर के ऊपर, ओल्ड ट्रेडिशन के ऊपर, ओल्ड लिटरेचर के ऊपर, ओल्ड रिसर्च के ऊपर फोकस करते हैं। ये कहते हैं कि जो ओल्ड चीज़ें हैं वो एवर लास्टिंग हैं, वो फॉर एवर चलती हैं, ठीक है। बच्चों के अंदर रैशनल स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, नॉलेज और स्किल्स की ट्रांसफ़र जनरेशन से जनरेशन तक, ये जो है वो पेरिनियलिज्म के फीचर्स हैं। हचन ने ग्रेट बुक प्रोग्राम शुरू किया था और एडलर ने 100 बुक्स का करिकुलम डिज़ाइन किया था, ठीक है। इनके नज़दीक के 25 बुक्स पर ईयर आपको पढ़नी चाहिए। अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन क्या होंगे? इंटेलेक्चुअल एंड मोरल क्वालिटीज़ ऑफ लर्नर्स डेवलप्ड बाय एंशिएंट स्कॉलर्स, वो जो पुराने रहनुमा थे उन्होंने जो इंटेलेक्चुअल और मोरल क्वालिटीज़
डिज़ाइन की थी, वो डेवलप की थी, वही वाली हमारे बच्चों के अंदर अचीव हों। ग्रेट आइडियाज़ ऑफ सिविलाइजेशन, वेस्टर्न सिविलाइजेशन के जो ग्रेट आइडियाज़ हैं, ठीक है, तो उसको आइडेंटिफाई करें, बच्चे समझ सकें। करिकुलम अब कैसा होगा कि पीपल्स आर ह्यूमन, टीच अबाउट ह्यूमंस नॉट द मशीन एंड टेक्निक्स, यानी ये टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने अभी बताया कि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट मॉडर्नाइजेशन, इसके अगेंस्ट है। ये कहते हैं कि मशीन और टेक्निक्स और इन चीज़ों के बारे में नहीं पढ़ना चाहिए, ह्यूमंस के बारे में आप पढ़ाएं। ह्यूमैनिटीज़, लिटरेचर, फ़िलासफ़ी, हिस्ट्री, साइंस, मैथ, म्यूज़िक, सोशल स्टडीज़, थियोलॉजी, ये इसके एरियाज़ ऑफ इंटरेस्ट है करिकुलम के अंदर। डिसिप्लिन, जैसे हमने बात की आइडियलिज्म और रियलिज्म चाइल्ड फ्रीडम को रिस्ट्रेन करते थे, तो ये भी करते हैं, ठीक है। टीचिंग मेथड, बुक रीडिंग, जैसे अभी हमने कहा कि ग्रेट बुक प्रोग्राम, और इधर भी लिखा हुआ है यहाँ पे भी कि स्टडी 25 बुक्स पर ईयर, ठीक है, ग्रेट बुक प्रोग्राम। इसके साथ साथ सोक्रेटिक डायलॉग, डिस्कशन, ठीक है, और 3R रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक पे फोकस। टीचर का रोल, टीचर सेंटर्ड ये होगी फिलोसफी। टाइप्स इसकी दो हैं, रिलीजियस एंड सेकुलर। रिलीजियस थॉमस एक्विन्स ने डेवलप की थी, इसका फोकस बच्चे की पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर होता है। अब देखें एक सवाल है आपसे, कौन सी फिलोसफी रिलीजियस और कौन सी सेकुलर है आइडियलिज्म और रियलिज्म में? शाबाश सर। आइडियलिज्म रिलीजियस है और रियलिज्म रियलिज्म सर सेकुलर है और आइडियलिज्म जो है वो रिलीजियस। ठीक है, आप देखें अब यहाँ पे दोनों आ गई हैं अगेन, ठीक है, तो ये इस तरह से आप चीज़ों को रिलेट भी कर सकते। तो अब फोकस ऑन, इसमें पर्सनल डेवलपमेंट पे फोकस किया जाता है और इसमें थिंग्स पे, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, चीज़ें हैं। आप देखें पर्सनल डेवलपमेंट या आइडियाज़, वो थॉमस एक्विन या रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू आइडियलिज्म की तरफ इशारा है। फोकस ऑन थिंग्स, ये आपको पता है मटेरियल जो है वो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, ये हमने रियलिज्म में पढ़ा। तो फोकस ऑन थिंग्स दैट लास्ट फॉर एन इंडेफिनिट लॉन्ग टाइम या लॉन्ग पीरियड, ये सेकुलर है, थिंग्स पे फोकस करने वाली। तो ये भाई आपकी फ़िलोसफी कौन सी थी? पेरिनियलिज्म। अब इसके बाद आती है एक फ़िलोसफी प्रोग्रेसिविज्म। बुक के अंदर इसका सीक्वेंस आगे पीछे होगा थोड़ा सा, ये बाद में होगी और एसेंशियलिज्म पहले होगी। अब जैसे ही ये पेरिनियलिज्म आती है तो इसके बाद जॉन डेवी एक फ़िलोसफी प्रेजेंट करते हैं और इस फ़िलोसफी का नाम होता है प्रोग्रेसिविज्म। इस फ़िलोसफी का नाम क्या है? प्रोग्रेसिविज्म। प्रोग्रेसिविज्म बेसिकली डिराइव की गई है प्रैग्मेटिज्म से। सारी बातें वही हैं जो प्रैग्मेटिज्म ने आपने पढ़ी हैं, ठीक है। क्या क्या पढ़ा था कि एक्सपीरियंस से सीखना चाहिए, एक्टिविटीज़ से सीखना चाहिए, आइडियाज़ जनरेशन और थिंग्स को हम एक्सेप्ट उस वक्त करेंगे जब हम उनको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ठीक है। डेमोक्रेसी की बात हमने की थी, वही सारी बातें, सारे प्रिंसिपल। यूटिलिटेरियन हमने कहा था कि प्रैक्टिकल चीज़ें हों, तो वही पॉइंट्स अपने जहन में रखेंगे तो यहाँ रिपीट होंगे। जॉन डेवी 1859 से 1952 ये इसका लाइफ स्पैन है, इसने ये फ़िलोसफी प्रेजेंट की थी। विलियम किलपैट्रिक एंड विलियम जेम्स, ये दो, विलियम किलपैट्रिक हैं, ये विलियम जेम्स हैं, ये इसके क्या हैं? एक्सपोनेंट हैं। विलियम किलपैट्रिक ने कौन सा मेथड दिया था, टीचिंग मेथड? शाबाश सर। प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड इस बंदे का दिया हुआ भाई, ठीक है। ये जो विलियम जेम्स है ना, ये फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। अच्छा, तो ये डेवी के साथ किलपैट्रिक और जेम्स जो है, विलियम, दोनों विलियम, ये भी साथ इसके शामिल हैं। अमेरिकन ओरिजिन है इसका, यूएस ओरिजिन, ये जो है वो फिलोसफी है। अब देखिए इसका फोकस पहले वाली से टोटल डिफरेंट है। वो क्रैमिंग पे, टीचर सेंटर्ड मेथडोलॉजी पे फोकस करती है पेरिनियलिज्म। याद रखिएगा, आपसे सवाल जब भी पूछा जाएगा आपको ऑप्शंस में यही थ्योरी या एजुकेशनल दिए होंगे या फिर जनरल, ठीक है। जब एजुकेशनल की बात होगी तो एजुकेशनल ऑप्शंस में आपको मिलेंगे। तो प्रोग्रेसिविज्म का, पेरिनियलिज्म प्रोग्रेसिविज्म का उल्ट दिया, ये एक दूसरे के उल्ट हैं टोटली। अब इसका फोकस किस चीज़ के ऊपर होता है? एम्फेसाइज लर्निंग बाय डूइंग एंड क्लेम दैट चिल्ड्रन लर्न बेस्ट when follow their own interest and satisfy their own needs. Center of gravity is child. अब देखें, वो थ्योरी आपको कह रही है कि ह्यूमन नेचर सेम है, सारे एक जैसे पढ़ेंगे, ये थ्योरी कह रही थी, ठीक है। ह्यूमन नेचर डिफरेंट है, एजुकेशन एवरीवेयर, सेम फॉर एवरीवेयर, ठीक है।
ये कह रही है कि नहीं, फिलोसफी में से लर्निंग बाय डूइंग, चिल्ड्रन लर्न बेस्ट व्हेन फॉलो देयर ओन इंटरेस्ट एंड सेटिस्फाई देयर ओन नीड्स। वहाँ पे फिक्स करिकुलम है, वहाँ पे आप जो है क्या कह रहे हैं कि ह्यूमन नेचर एक जैसे, इंडिविजुअल डिफरेंसेस ही नहीं है। ये कह रही है कि हैं बच्चा अपनी नीड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग खुद पढ़े जो वो पढ़ना चाहता है, थ्रू लर्निंग बाय डूइंग, तो वो बहुत अच्छा पढ़ेगा। ये प्रोग्रेसिविज्म फिलोसफी की डेफिनेशन या अप्रोच है। इसको एक्सपेरिमेंटलिज्म, इंस्ट्रूमेंटलिज्म, फंक्शनलिज्म कहा जाता है। ठीक है, 3 नाम, एक्सपेरिमेंटलिज्म, इंस्ट्रूमेंटलिज्म एंड फंक्शनलिज्म। इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम प्रैग्मेटिज्म। अब उसके और इसके पेरिनियलिज्म और इसके पॉइंट्स को गौर कीजिएगा। एजुकेशन शुड फोकस ऑन होल चाइल्ड रेदर देन द कंटेंट आर टीचर। उसका फोकस कंटेंट, टीचर, बुक्स के ऊपर था। ये कह रही है नो, एजुकेशन का फोकस किस चीज़ के ऊपर होना चाहिए? सारे बच्चे के ऊपर होना चाहिए, किताबों पे नहीं। वो कहती थी रोट मेमोराइजेशन, किताबें पढ़ें और बस। ये कहती है नो, लर्निंग इज रूटेड इन क्वेश्चन ऑफ द स्टूडेंट अराइज आफ्टर एक्सपीरियंस टू समथिंग। यानी बच्चा कोई चीज़ एक्सपीरियंस करेगा प्रैक्टिकली बाय डूइंग एक्टिविटी, तभी जो है वो कुछ क्वेश्चन उसके माइंड में आएंगे। और लर्नर फिर क्या होगा? लर्नर शुड बी एक्टिव नॉट पैसिव। उसको फिर वो सारे सवाल आएंगे तो वो एक्टिव होगा, खुद करेगा तो एक्टिव होगा, उसमें पैसिव था। लर्नर लर्न बेस्ट फ्रॉम व्हाट दे कंसिडर मोस्ट रेलिवेंट टू देयर लाइफ फ्रॉम सोशल इंटरेक्शन। ये सोशल इंटरेक्शन, लर्निंग बाय डूइंग, एक्टिविटीज़, प्रोजेक्ट, ठीक है, कोऑपरेटिव मेथड्स, ये सिनोनिम समझ लें। इसमें बच्चा इंगेज होता है एक्टिविटीज़ के अंदर। ठीक है, करिकुलम अकॉर्डिंग टू द नीड, इंटरेस्ट, आइडियाज, एक्सपीरियंस एंड एबिलिटीज। उसमें कहते हैं नहीं, वो वेस्टर्न जो सिविलाइजेशन की बुक्स हैं वही पढ़ाई जाए। यहाँ कह रहे हैं कि नीड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो। अगेंस्ट ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, बुक लर्निंग इज नॉट सब्सटीट्यूट फॉर लर्निंग बाय डूइंग। ये कहते हैं कि वो जो किताबी काम है ना, जो किताब पढ़ना, इसका सब्सटीट्यूट जो है ना, जो इसका एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का वो मुतबादल हो ही नहीं सकता। ठीक है, फोकस ऑन इंडिविजुअल, इट्स इंटरेस्ट, नीड एंड ग्रोथ, लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस, एक्सपेरिमेंटल नॉलेज इज रियल, लाइफ इज कंटिन्यूसली चेंजिंग प्रोसेस। अब वो किस पे बिलीव करती है? परमानेंसी पे। ये किस पे करती है? चेंज के ऊपर। कौन सा? कंटिन्यूअस, डायनामिक। ठीक है, स्कूल शुड रन ऑन डेमोक्रेटिक लाइंस, फ्रीडम टू इम्प्रूव आवर लाइफ। वो कहते हैं कि हर कोई है ही एक जैसा, तो डेमोक्रेसी कहाँ हुई? ये कहते हैं डेमोक्रेसी होनी चाहिए। प्रैग्मेटिज्म में भी डेमोक्रेसी, वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेसी की बात यहाँ पे स्कूल की। अभी हम डिफरेंस देखेंगे दोनों का। एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ, नॉट प्रिपरेशन ऑफ लाइफ। तो ये वो कहते हैं एजुकेशन इज नॉट द इमिटेशन ऑफ लाइफ बट प्रिपरेशन ऑफ इट। एजुकेशन जो है वो इमिटेशन नहीं है बल्कि उसकी प्रिपरेशन का नाम है। ये कहते हैं कि एजुकेशन इज इट लाइफ इटसेल्फ। एजुकेशन तो खुद एक लाइफ है, उसकी तैयारी का नाम नहीं है। बुक्स आर ओनली टूल्स नॉट द अथॉरिटी। ठीक है, अब ये इसके जो है वो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स थे। अब हम इनके वही सारी बातें जो आपने एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम के अंदर पढ़ी, एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग के अंदर पढ़ी, या फिर आपने लर्निंग में पढ़ी, या फिर जिसमें बच्चा लर्निंग बाय डूइंग, एक्टिव लर्निंग के अंदर पढ़ी, या इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन में पढ़ी, वही सारी बातें यहाँ पे समझने खुलासा है, वही चीज़ें यहाँ पे इस थ्योरी के अंदर भी। तो मेकिंग स्टूडेंट इंटेलिजेंट एंड प्रॉब्लम सॉल्वर, याद रखिएगा कि एक्टिविटी बेस्ड का या प्रोग्रेसिविज्म, प्रैग्मेटिज्म का फोकस है बच्चे को रोज़मर्रा ज़िंदगी के आने वाले हर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के काबिल बनाना। सोशल अवेयरनेस अमंग लर्नर्स टू लिव कंफर्टेबल लाइफ। अब सारे बच्चे एक दूसरे के साथ एक्टिविटी करेंगे तो सोशल डेवलपमेंट होगी। ग्रुप लर्निंग, थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ये सारे सिनोनिम्स टर्म्स हैं, रिपीटेडली कोई कहीं यूज़ हो रही है, कोई कहीं। तो कोलैबोरेटिव एंड कोऑपरेटिव टू डेवलप कोऑपरेशन एंड सोशल स्किल्स। करिकुलम कैसा होगा? चाइल्ड सेंटर्ड होगा, बच्चे की नीड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, मोरल, सोशल, वोकेशनल, इंटेलेक्चुअल, मैथ, साइंस, लैंग्वेज, इंटीग्रेटेड। अब इंटीग्रेटेड अगेन आया है, आप जहाँ डेवी देखेंगे एक्टिविटी लर्निंग बाय डूइंग की बात करेंगे, इंटीग्रेटेड होगा। ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड है, उसमें वो स्टूडेंट को रिस्ट्रेन रखा था। ये टीचिंग मेथड सारे के सारे लर्नर सेंटर्ड हैं, और वो जो वहाँ पे हमने पेरिनियलिज्म में देखे थे वो सारे टीचर सेंटर्ड हैं। रोल ऑफ टीचर उसमें था, टीचर इज ऑल इन ऑल। टीचर जो है वो डोमिनेंट है। यहाँ पे टीचर एक एडवाइज़र या एक गाइड या
एक फेलो ट्रैवलर होता है, यानी साथ साथ असिस्ट कर रहा होता है। एजुकेशन इज रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस सेट बाय डेवी। अब एक तो है ना रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है, ये भी हम पढ़ेंगे कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस, ये जोहन डेवी की डेफिनेशन है। अच्छा, अब इन दोनों के दरमियान प्रैग्मेटिज्म आपने पढ़ा था और प्रोग्रेसिविज्म अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये जनरल है, ये एजुकेशनल फिलोसफी है। इनका डिफरेंस देखते हैं कहाँ कहाँ पे है। प्रैग्मेटिज्म जनरल फिलोसफी है, प्रोग्रेसिविज्म एजुकेशनल है, सारी चीज़ें सेम है। ये मतलब नॉलेज, वैल्यूज और रियलिटी की तलाश का नाम है, और ये उन सारी चीज़ों को क्लास में अप्लाई करने का नाम है भाई, ये बेसिक डिफरेंस है। अच्छा, गिवन बाय चार्ल्स सैंडर्स पायर्स, गिवन बाय जोहन डेवी, ये किसने दी है? जोहन डेवी ने दी है प्रोग्रेसिविज्म। अच्छा, इट इज़ रैशनल इन्वेस्टिगेशन ऑफ नॉलेज एंड रियलिटी थ्रू एक्सपीरियंस। अब देखें वही बात, नॉलेज, वैल्यूज, रियलिटी की आ गई। अब इसमें कहा जाएगा कि ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, जो आपने वहाँ इन्वेस्टिगेट किया उसको प्रैक्टिकली आप अप्लाई करते हैं लर्निंग बाय डूइंग से। इट इज़ एप्लीकेशन ऑफ प्रैग्मेटिज्म, इट इज़ एप्लीकेशन ऑफ प्रैग्मेटिज्म फॉर अचीविंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स थ्रू एक्टिविटीज़, प्रोजेक्ट एंड लर्निंग बाय डूइंग। इसमें वैल्यूज चेंजिंग है, ठीक है। इसमें कहा है चाइल्ड इज सेंटर ऑफ रियलिटी, डेमोक्रेटिक सोसाइटी को प्रमोट करती है ये, और ये डेमोक्रेटिक क्लास या स्कूल इन्वायरमेंट को प्रमोट करती है प्रोग्रेसिविज्म। फोकस ऑन प्रैक्टिकल स्किल्स, ठीक है, तो इसका प्रैक्टिकल स्किल्स के ऊपर फोकस है सोसाइटी के अंदर। और इसमें भी यही है कि बच्चे को आप जो है वो चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोचेस से बच्चा लर्निंग बाय डूइंग से सीखे, चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग मेथड से। फोकस ऑन कोऑपरेशन अमंग द मेंबर ऑफ सोसाइटी, इसमें फोकस क्लास में बच्चों का आपस में होता है, ठीक है। ये कुछ 4-5 डिफरेंसेस हैं, या आप इंटरव्यू में सवाल आ सकता है इस तरह का। प्रोग्रेसिव एजुकेशनल प्लान यूएसए, अमेरिका के कुछ जी सर, इनमें से ब्रॉड प्रोग्रेसिविज्म है। ब्रॉड कैसे? अब्बा बड़ा होता है बेटा, जी सवाल है, अब्बा बड़ा होता है बेटा? अब्बा बड़ा होता है। अब्बा बड़ा होता है ना। और अब्बा फिलोसफी बड़ी है या एजुकेशनल फिलोसफी बड़ी है? जो जनरल फिलोसफी, जो जनरल हिसाब है वो बड़ी है, तो उसका स्कोप ज़्यादा है ऑब्वियसली। आप देखिए, हम कह रहे हैं कि ये उसकी बेटी है या बेटा है प्रैग्मेटिज्म का, प्रोग्रेसिविज्म। अंडरस्टूड सी बात है कि ये इसका स्कोप वाइज ये नैरो है, स्पेसिफिक है, ये तो उसकी बनी हुई थीरीज को अप्लाई करती है ना अपनी एजुकेशनल सिचुएशन में, ठीक है। तो इसका स्कोप जो है ना प्रोग्रेसिव प्रैग्मेटिज्म का ज़्यादा है। अब अमेरिका के अंदर कुछ प्रोग्रेसिव एजुकेशन के डिफरेंट प्लान बनाए गए, उनमें से 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कहते हैं गैरे मेथड, गैरे प्लान या प्लेटून सिस्टम। गैरे मेथड, प्लान या प्लेटून सिस्टम, इसको कहा जाता है वर्क स्टडी प्ले प्लान। अब इसके जो स्कूल बनाए गए थे ना स्पेशल, इसमें 3 काम होते थे, वर्क यानी प्रैक्टिकल काम, स्टडी यानी थ्योरेटिकल वर्क, प्ले यानी स्पोर्ट्स एंड गेम्स। तो वर्क स्टडी प्ले प्लान इन स्कूलों के अंदर बनाया गया, इसी को गैरे मेथड, गैरे प्लान या प्लेटून सिस्टम का नाम दिया जाता है। एल्बर्ट एच गैरे ने गैरे इंडियाना यूनिवर्सिटी यूएसए के अंदर 2006 में गैरे मेथड या प्लेटून या सिस्टम की बुनियाद रखी थी। हमारा ना पंजाब यूनिवर्सिटी जो हमारी है ना, उसके अंदर एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, ठीक है, यही है ना। तो 2000 में यही जो यूनिवर्सिटी है ना, इंडियाना यूनिवर्सिटी, इसकी सपोर्ट से ये बनाया गया था 1960 में, सॉरी 2000 में 1960 में ये बनाया गया था इदारा। ये हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में, याद रखिएगा ये इंडियाना यूनिवर्सिटी आपके कोर्स में 2 मरतबा आएगा वर्ड। तो एल्बर्ट एच गैरे ने विलियम विर्ट को स्कूल का सुपरिटेंडेंट या प्रिंसिपल क्या लें वो हायर किया। अब ये जो स्कूल था ना, इसके 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया उसने बच्चों को। एक बच्चों के लिए उसने वर्क स्टडी प्ले प्लान जो है ना, उसको इस तरह से तरतीब दिया कि उसमें सारे इक्विपमेंट्स लगाए और बच्चे उनको ऑपरेशनलाइज करते, ऑपरेशन से मतलब प्रैक्टिकली चीज़ों को खुद यूज़ करके सीखते थे। जो चीज़ें उन्होंने प्रोफेशनल लाइफ में जाके करनी है ना, वो स्कूल के अंदर चीज़ें
जो लैब्स हैं वो बनाई गई और बच्चे उनको ऑपरेशन करते, उनको मैनिपुलेट करते, यूज़ करते, ठीक है। और दूसरा था जिसमें एक्सपर्ट टीचर थे और उसमें ये स्टडी वाला काम होता था, ठीक है। तो दो ग्रुप्स में, एक में मशीनरी इक्विपमेंट्स लगाए गए, बच्चों को ट्रेनिंग दी गई प्रैक्टिकल, और दूसरे में थियोरेटिकल नॉलेज जिसके अंदर ट्रेन टीचर थे। तो ये जो है वो अमेरिका का जो है वो गैरे मेथड या गैरे प्लान था। फिर है डाल्टन प्लान। डाल्टन प्लान गैरे आप प्लान पढ़ेंगे में कौन हैं जी? सर? गैरे प्लान में जो है मेथड्स में कौन कौन सी क्लास की एक्टिविटीज करवा सकते हैं? गैरे मेथड में स्कूल, सारे स्कूल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था उसमें। स्कूल वाज डिवाइडेड नॉट क्लासेस। इसका मतलब क्या हुआ कि स्कूल को उसने डिवाइड कर दिया, एक पोर्शन को उसमें कुछ क्लासेस को इस पे प्रैक्टिकल एजुकेशन पे और कुछ को थ्योरेटिकल पे। तो वो फिर सर विच ग्रुप वाज सक्सेसफुल? ऑब्वियसली जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस वाला था वो सक्सेसफुल रहा, ठीक है। जो लर्निंग बाय डूइंग वाला है वो सक्सेसफुल था। तो ये बेसिकली बिजनेस ड्रिवन एक थी मूवमेंट कि उनको स्किल सिखाई जाए और वो फिर प्रैक्टिकली बाहर जाके परफॉर्म करें। तो डाल्टन प्लान बेसिकली जो है वो कोई जानता है डाल्टन प्लान किसने दिया था? सर हेरन पार्कर। हेलन पार्कहर्स्ट एक लेडी थी, इन्होंने दिया था, ठीक है। तो इनको भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला डिटेल में आगे जाके। फिलहाल इतना ही याद रखें कि ये भी प्रोग्रेसिविस्ट एजुकेशनल प्लान था, ठीक है। फिर इन दो को हम आगे नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे हिस्ट्री में, डाल्टन प्लान को। विनिटका प्लान। विनिटका प्लान में क्या था कि एक बच्चा एक वक्त में 2 ग्रेड में पढ़ता था, तीसरी में भी, चौथी में भी, छठी में भी, सातवीं में भी। तो ये विनिटका प्लान था। ये कुछ 3 इम्पोर्टेंट प्लान्स थे। डाल्टन प्लान बेसिकली एक चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच थी, इसको हम बाद में इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे हेलन पार्कहर्स्ट की। अब जब प्रैग्मेटिज्म जो है ना वो अरूज पे पहुंची, ठीक है, स्कूलों के अंदर एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग टीचिंग स्टार्ट हुई, टीचर का कंट्रोल ख़त्म हो गया, बच्चा मुकम्मल जो है वो डोमिनेंट हो गया क्लास पे, करिकुलम पे, एक्टिविटीज़ पे, असेसमेंट पे। तो टीचर का रोल कम होता गया, बच्चा अपनी मर्ज़ी ज़्यादा करने लग गया। जो मॉरल, एथिकल और कल्चरल जो चीज़ें, एस्पेक्ट्स थे ना बच्चों के बिहेवियर और पर्सनैलिटी के अंदर, वो कम होना शुरू हो गए। रिसेसिव डोमिनेंट हुई बच्चों की मर्ज़ी, रिसेसिव हुआ कल्चर, ट्रेडिशंस, ठीक है। तो मोरालिटी, ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बच्चों के अंदर कम होना शुरू हो गई। तो फिर विलियम बैगले मैदान में उतर आता है। वो कहता है कि ये किधर आपने अपनी जनरेशन को लगा दिया है। तो हमारी नस्ल तो अपने ट्रेडिशंस को भी भूलना शुरू कर दे, वो तो एक्सेप्ट ही नहीं करते। अब उनको इतनी आज़ादी आपने दे दी है। एसेंशियल मीन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। तो ये बेसिकली ये फ़िलासफ़ी प्रैग्मेटिज्म के अगेंस्ट जो है वो लॉन्च की गई थी विलियम बैगले, रिकोवर, कॉपरमैन, साइजर की तरफ से। तो रिकोवर, कॉपरमैन, साइजर ये इसके एक्सपोनेंट हैं, बैगले इसके फाउंडर हैं। अमेरिकन फ़िलासफ़ी है। अच्छा, जैसे हमने बात की है ना कि वो प्रैग्मेटिज्म जो है वो प्रोग्रेसिविज्म प्रैग्मेटिज्म से बनाई गई है, तो आइडियलिज्म और रियलिज्म से बनाई गई है, ये भी एसेंशियलिज्म भी। अभी हम देखते हैं इसके पॉइंट्स। अब देखें, जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चों को आप डिसिप्लिन्ड वे में टीचर सेंटर्ड या सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच को यूज़ करते हुए फंडामेंटल्स, बेसिक, कॉमन अपनी चीज़ें ज़रूर आगे डिलीवर करें। फिलोसफी एम्फेसाइज दैट कॉमन कोर ऑफ नॉलेज, यूजफुल नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज, एटीट्यूड need to be transmitted to student in a systematic and disciplined way। डिसिप्लिन से मुराद टीचर कंट्रोल जो होगा, ठीक है। हमने बात की थी कि जो टीचर सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुला है उसमें टीचर की प्लानिंग नहीं होती, ठीक है, बच्चे के अकॉर्डिंग होता है सब कुछ। यहाँ हम वही बात कर रहे हैं कि सिस्टमैटिक डिसिप्लिन वे, यानी टीचर कंट्रोल्ड सिस्टमैटिक वे से बच्चों को वो डिलीवर करनी चाहिए। इनका स्लोगन है बैक टू बेसिक्स। अपनी बेसिक्स
के ऊपर बच्चों को वापस लाना, उनके अंदर रीजनिंग जो है वो प्रमोट करना, ठीक है, वो समझें अपने कल्चर और ट्रेडिशन को। तो कैसे सीखेंगे? अब देखें, रीजनिंग, बच्चा अपने बड़ों का एहतराम करे, अपनी रवायात को, अपनी वैल्यूज़ को, ट्रेडिशन को, कल्चर को एक्सेप्ट करे, यूज़ करे, और उनको जो है वो उनकी इम्पोर्टेंस को भी अंडरस्टैंड करे। तो इससे क्या होगा, बच्चा मेंटली जो है ना, उसके अंदर एक रैशनैलिटी, रीजनिंग आएगी कि ये चीज़ ज़रूरी है मेरे लिए, मेरी सोसाइटी के अंदर इसको एक्सेप्ट किया जाता है। तो स्ट्रेस ऑन मेंटल डिसिप्लिन। सर जी सर, कैन वी से इफेक्टिव डोमेन्स पर वापस लाया गया बच्चों को? हाँ, बच्चों के कह सकते हैं आप, domains कह सकते हैं आप कि आप साइकोमोटर से इफेक्टिव पे आ रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे डोमेन की जंग नहीं है, लेकिन चले आपने इसको रिलेट किया तो किसी हद तक रिलेशन ये बनता है कि यहाँ पे आप जो है वैल्यूज़ को या ट्रेडिशन को, कल्चर को, मोरालिटी को प्रमोट कर रहे हैं, तो हमारा इफेक्टिव इसी से रिलेटेड है। अच्छा, तो मेंटल डिसिप्लिन, बच्चा खुद सोचे, ठीक है, कल्चर और स्किल्स के बारे में, रिएक्शन अगेंस्ट प्रोग्रेसिविज्म, असिमिलेशन ऑफ प्रिस्क्राइब्ड सब्जेक्ट मैटर, यानी बच्चा वही सब्जेक्ट मैटर पढ़े। असिमिलेशन का मतलब क्या है? रीयूज़ करना किसी चीज़ को, एक चीज़ समझी हुई है उससे मिलती जुलती कोई नई चीज़ है तो उसको अंडरस्टैंड कर लेना। तो असिमिलेशन ऑफ प्रिस्क्राइब्ड सब्जेक्ट मैटर, पहले से प्री डिटरमिन जो सब्जेक्ट मैटर, कोर्स कंटेंट, बुक्स हैं, उसी को पढ़ना, ठीक है। एम्फेसाइजेस ऑन मोरल एंड इंटेलेक्चुअल वैल्यूज़ स्कूल शुड टीच, यानी वही बातें कि मोरल इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है। स्कूल शुड बी प्रैक्टिकल, मेकिंग स्टूडेंट प्रैक्टिकल एंड वैल्यूएबल ऑफ सोसाइटी। आपको याद होगा कि मोरल इंटेलेक्चुअल की बात हमने आइडियलिज्म के अंदर की है, प्रैक्टिकल और वैल्यूएबल मेंबर ये रियलिज्म के अंदर हमने बात की है। कोर करिकुलम में चेंज, ये चेंज भी हो सकता है, ठीक है, यानी आपकी बेसिक्स ट्रेडिशन कुछ चेंज होती है, कोई मसला नहीं है, वो चेंज हो जाएगा करिकुलम आपका। बेसिक्स शुड बी ट्रेंड लाइक रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, ये लॉजिक, ये मैथ, अरिथमेटिक, ये बेसिक्स हैं, तो ये पढ़ाई समझाई जाए। अब ये एम्स ऑफ एजुकेशन कहाँ से लेते हैं? ट्रेडिशन से लेते हैं, एसेंशियलिस्ट। कहाँ से? सागर उन्होंने ट्रेडिशन को प्रमोट करना ना अपने। व्हाट इज रेलिवेंट एंड हेल्प्स टू लिव वेल एंड बेनिफिट्स ह्यूमैनिटी इज रियलिटी। इनका फोकस कि बच्चों की लाइफ से जो चीज़ें रेलिवेंट हैं, जो उनको एक अच्छा शहरी बनाने के लिए हेल्प आउट करती हैं, वो चीज़ें पढ़ाई समझाई जाए। टीचिंग ट्रेडिशनल मॉरल वैल्यूज़, ठीक है, यानी वही कल्चर की, ट्रेडिशन की बात बार बार। बिलीव इन टीचिंग बेसिक सब्जेक्ट, अब ये बेसिक और कल्चर, ट्रेडिशन, ये चीज़ें रिपीट होंगी इस फिलोसफी के अंदर, ठीक है। कोर करिकुलम, अच्छा, स्कूल विच में चेंज, इट इज़ अनलाइक टू पेरिनियलिज्म। कोर करिकुलम चेंज हो सकता है, ये पेरिनियलिज्म इसके अगेंस्ट है था, आपको पता है कि वो कहते हैं कि वही पढ़ाया जाए, ये थोड़ा सा उससे समझ लें कि उससे लिटिल बिट एडवांस है। स्कूलिंग शुड बी प्रैक्टिकल टू मेक लर्नर वैल्यूएबल एंड मॉडल मेंबर ऑफ सोसाइटी। तो ये एसेंशियलिज्म का फोकस था कि बच्चों को आप जो ना, जो उनके अंदर मॉरल, एथिकल, कल्चरल, सोशल, ट्रेडिशनल वैल्यूज़ का डिक्लाइन आया ना एकदम से, उस पर दोबारा फोकस किया जाए। बच्चों को मेंटल डिसिप्लिन पे, कल्चर पे, उनको जो पहले से लिखा हुआ करिकुलम है वही पढ़ाया जाए, बच्चों को सोसाइटी का वैल्यूएबल मेंबर बनाया जाए। इस करिकुलम को आप नीड बेस पे चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। ट्रेडिशन से आप एम्स ऑफ एजुकेशन लें और बच्चों की एवरीडे लाइफ से रेलिवेंट चीज़ें उनको डिलीवर करें। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे? टीच एसेंशियल, ठीक है, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड कंप्यूटेशन, यानी मैथमेटिक्स। तो ये जो कि बच्चे की, हर बच्चे की ज़रूरत है अपनी सोसाइटी में और रोज़ाना ज़रूरत है, तो ये चीज़ें पढ़ाई जाएँ। कोर करिकुलम, वो जो हमने कोर करिकुलम की बात की थी, आपको याद होगा कोर करिकुलम। अच्छा, आपको एक मज़े की बात बताता हूँ। सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम को अगर आप, जैसे ये भी किसी मोहतरमा, मैंने नाम नहीं देखा, उन्होंने रिलेट किया ना इसको इफेक्टिव कॉग्निटिव से, तो आप भी रिलेट कर सकते हैं इसको। कोर करिकुलम जो है वो आपका एसेंशियलिज्म से रिलेटेड है। एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम आपका किससे रिलेटेड होगा? pragmatism sir, प्रोग्रेसिविज्म, सॉरी, नॉट प्रैग्मेटिज्म। अच्छा, Progressivism. सब्जेक्ट सेंटर्ड किससे रिलेटेड होगा? Essentialism.
शाबाश। फिक्स सब्जेक्ट, इसमें तो कहा जाता है कि ये चेंज हो सकता है सब्जेक्ट, तो वो पेरिनियलिज्म से, ठीक है, वो करिकुलम कोर जो है इससे रिलेटेड Journalism. होगा। अब डिसिप्लिन, इसमें स्टूडेंट पैसिव होंगे, टीचर एक्टिव होगा, ठीक है, कोई Perennialism. डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, लेक्चर, मेमोराइजेशन, सोक्रेटिक डायलॉग और टीचर सेंटर्ड सर फिलोसफी। ये अगेन ये टीचर सेंटर्ड पे आए हैं जी। सर ये रीड राइट एंड जो आपने मैथ्स की बात की, ये 3 आवर्स आ गया, रीडिंग राइटिंग एंड अर्थमेटिक। हाँ बिल्कुल, तो 3 आवर्स। ये भी हमारी प्रीवियस। हाँ जी बिल्कुल, रीडिंग राइटिंग अरिथमेटिक्स, ये 3 और वो आवर्स स्किल हैं की बात भी आपके करते हैं ना। जी। सर, ये वो जो फिलॉसफी है प्रीनियलिज्म, ये 3 आवर्स की बात करते हैं। हाँ उस पर भी था। तो ये चूँकि दोनों ट्रेडिशनल हैं तो कुछ पॉइंट्स इनके सिमिलर हैं, कुछ डिफरेंट भी हैं। सर, उन्होंने दोनों फिलॉसफीज की जो अच्छी चीजें हैं वो मर्ज करके एक नई फिलॉसफी बना दी है। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अब इसके बाद एक और थ्योरी आ जाती है वापस उसी अप्रोच के ऊपर कि नहीं जी, बच्चे को फोकस करना चाहिए, बच्चे को जो है ना वो फ्री हैंड देना चाहिए। थ्यूडर ब्रामेल्ड ये बैठे हैं साहब, इन्होंने ये थ्योरी दी, रिकंस्ट्रक्शनिज्म, क्रिटिकल थ्योरी भी इसको कहा जाता है। जॉर्ज काउंट्स एंड पालो फरायर ये इसके एक्सपोनेंट हैं, ठीक है, अमेरिकन इसका ओरिजिन है। ये जो है वर्ल्ड वार 2 जब होती है ना अमेरिका के अंदर, तो उसमें सोसाइटी को रिकंस्ट्रक्ट करने पे सोसाइटी की असर नौ तश्कील के ऊपर एक फ़िलासफ़ी डिज़ाइन की जाती है कि बच्चों को किस तरह पढ़ाया जाए ताकि वो इस तरह की जो वर्ल्ड वार्स हैं उनके जहनों के अंदर इन चीज़ों से वो दूर रह सकें। तो ये एक थ्योरी थी जिसका फोकस किस चीज़, ये सारे की सारी, अब हर फिलोसफी की कुछ अप्रोचेज़ हैं। आपने पेरिनियलिज्म पढ़ा है, ओल्ड ट्रेडिशन, ओल्ड बुक्स, ओल्ड सिविलाइजेशन, ओल्ड लिटरेचर, ओल्ड रिसर्च, ठीक है, वो सारी ओल्ड या कंजर्वेटिव या ट्रेडिशनल। आपने प्रैग्मेटिज्म पढ़ा, प्रैक्टिस, यूटिलिटेरियन, डेमोक्रेसी, इंटीग्रेशन, एक्टिविटी, लर्निंग बाय डूइंग, ये उसके कीवर्ड थे। आपने एसेंशियलिज्म पढ़ा, उसमें जो है वो कोर, फंडामेंटल, बेसिक्स, ट्रेडिशन, कल्चर, मेंटल डिसिप्लिन, ये चीज़ें आपने पढ़ी। अब ये एक फ़िलासफ़ी आप पढ़ने जा रहे हैं, इसमें आप सोशल प्रॉब्लम, सोशल क्वेश्चन, सोशल डिस्टर्बेंस, सोशल चैलेंजेस, सोशल रिकंस्ट्रक्शन, बेटर सोसाइटी, बेटर डेमोक्रेसी, ये चीज़ें आप पढ़ेंगे, ठीक है। और अगली मज़े की बात, ये जो है वो प्रोग्रेसिविज्म और प्रैग्मेटिज्म दोनों की बेटी है, ठीक है। तो आगे आप समझ जाएं कि दोनों से डिराइव की गई। फिलोसफी एम्फसाइजेस द addressing of social question and quest to create a better society and worldwide democracy. It is also called social reconstructionism. अब इसका फोकस किस चीज़ के ऊपर है भाई? सोसाइटी को, वर्ल्ड को एक नया ऑर्डर, एक नया पैराडाइम, एक नया वे दिखाना कि मिलजुल के रहें, बेहतर करें, चीज़ें कंस्ट्रक्टिव करें, डिस्ट्रक्टिव ना करें। तो रिफॉर्म्स आर नेसेसरी इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, यानी हर ज़िंदगी के हर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, हेल्थ, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, हर एक फील्ड के अंदर जो है रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। रिफॉर्म्स आर नेसेसरी इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। सोशल प्रॉब्लम्स के ऊपर इसका फोकस है। इसकी 5 बेसिस हैं: टोटलिटी, होल ऑफ समथिंग, रेवोल्यूशनरी, डेमोक्रेसी, सेलेक्टिविटी एंड कोहेरेंस। टोटलिटी कहते हैं हर एक को शामिल करना इसके अंदर, रिकंस्ट्रक्शन के अंदर, सोसाइटी की नई वैल्यूज डेवलप करने के अंदर। अच्छा, रेवोल्यूशनरी, कंप्लीट चेंज। डेमोक्रेसी, सब के लिए मिल के काम करना, गवर्नेंस ऑफ ऑल, ठीक है, तो सारे जिसमें मिल के काम करें। सेलेक्टिविटी, चीज़ों को केयरफुली चूज़ करना, यानी जो चीज़ें आपके लिए, मिसाल के तौर पर जो है वो जंगो जदल की वेपन्स, इन चीज़ों से बचना, इन चीज़ों पे तवज्जो कम करना, तो चीज़ों को केयरफुली चूज़ करना। कोहेरेंस, चीज़ों के अंदर या आपकी प्लानिंग के अंदर एक कंसिस्टेंसी और यूनिफॉर्मिटी हो, इसको कोहेरेंस कहा जाता है। तो इसकी 5 बेसिस हैं। अब देखें, हमने पेरिनियलिज्म को क्या कहा कि वो मॉडर्न है या ट्रेडिशनल या कंजर्वेटिव है? कंजर्वेटिव ही हुई। वो टेक्नोलॉजी को मानती है,
नहीं मानते नो सर ओल्ड बुक तो मानते हो। अच्छा ये मानेगी, ये तो कहती है कि हर चीज़ को रिफॉर्म करें, नए सिरे से चीज़ें बनाएं, चेंज लाएं, बिल्कुल एक नया। तो क्या आपके नज़दीक ये टेक्नोलॉजी को मानेगी? यस सर जी मानेंगे। सर। यस। जी सर, टेक्नोलॉजी में भी तो सर चेंज आती है। हाँ, आज के दौर में टेक्नोलॉजी के बगैर चेंज नहीं आ सकता। तो यही बात लिखी है, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी टू क्रिएट अ बेनिफिशेंट सोसाइटी। अब देखें, हमने कहा सोसाइटी की बात होगी हर जगह। पहली बात पढ़ी आपने सोशल प्रॉब्लम, ठीक है, फिर आपने टेक्नोलॉजी टू सोसाइटी, फिर डेमोक्रेसी इज़ द ओनली ट्रूथ एंड रियलिटी। डेमोक्रेसी भी सोसाइटी की डेवलपमेंट है ना। सिस्टम मस्ट बी चेंज टू इम्प्रूव ह्यूमन कंडीशंस, वही बात आ गई, सोसाइटी की इम्प्रूवमेंट, ह्यूमंस की इम्प्रूवमेंट, कंडीशंस की इम्प्रूवमेंट। अब देखिए, जैसे हमने कहा ना कि ये प्रोग्रेसिविज्म की बेटी है, तो मतलब उसके फीचर भी इसमें शामिल हैं, प्लस इसमें टेक्नोलॉजी, वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेसी और डिस्ट्रक्शन के बजाय कंस्ट्रक्शन पे फोकस है। एक्सपेरिमेंट, सेंस, ऑब्जर्वेशन आर रियल सोर्स ऑफ नॉलेज। कल्चर एंड सोसाइटी आर द बेसिक सोर्स। अब देखें, अब इसके अंदर वो कल्चर और सोसाइटी भी आ गई है, ठीक है। कल्चर जो मिसिंग था किसके अंदर, प्रोग्रेसिविज्म के अंदर, इसके अंदर आ गया कि कल्चर पे भी फोकस करें, ठीक है। कल्चर एंड सोसाइटी आर द बेसिक सोर्स ऑफ वैल्यूज विच मे चेंज विद द टाइम। Education should reflect social and economical consideration and construct new social system. Curriculum should reflect social problem like hunger, terrorism, violence. It is बेटी of progressivism, successor, ठीक है। तो रिकंस्ट्रक्शनिज्म है भाई, ये इसके पॉइंट्स आपको समझ आ गए होंगे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, बच्चों को सोशल रेवोल्यूशन, इरेडिकेशन ऑफ सोशल इल्स यानी डिस्ट्रक्शन के अगेंस्ट करना, ठीक है, और रेवोल्यूशन लाना। रिकंस्ट्रक्ट सोसाइटी इन ऑर्डर टू मीट कल्चरल, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स। एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी इन एवरी सेक्टर ऑफ लाइफ। अब उसमें था अगेंस्ट टेक्नोलॉजी, अगेंस्ट एडवांसमेंट, पेरिनियलिज्म के अंदर। करिकुलम डेमोक्रेटिक, सिविक एजुकेशन, साधारण सोसाइटी की एजुकेशन डेमोक्रेसी और सिविक एजुकेशन में हम पढ़ाते हैं। सोशल प्रॉब्लम्स, ब्रिंगिंग द वर्ल्ड इनटू क्लासरूम। कनेक्टिविज्म का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा, किस थ्योरी से रिलेटेड होगा? शाबाश। हाँ जी, रियलिज्म। कनेक्टिविज्म, अल्लाह के बंदे, टेक्नोलॉजी को क्लास में शामिल करना। ये कह रही है ब्रिंगिंग द वर्ल्ड इनटू क्लासरूम, तो ये होगी। ओ अल्लाह के बंदो, एमफिल पीएचडी हो आप लोग, मास्टर किया हुआ है, ये बातें तो बच्चों को याद नहीं रहनी चाहिए। बड़े हैं आप लोग, टीचर हैं आप में से बहुत से लोग, याद रखा करें चीज़ें। कब करेंगे, कब पढ़ेंगे? अगर कोई ये सोच रहा है आज कि भाई सिलेबस पूरा हो जाएगा तो हम पढ़ लेंगे और बड़े अच्छे नंबर आ जाएंगे, झूठ है भाई, झूठी तसल्ली है भाई, नहीं पढ़ा जाएगा। अभी पढ़ें, लेक्चर के साथ साथ रिवाइज करें चीज़ें। एक दफ़ा, सिर्फ एक दफ़ा लेक्चर सुनने के बाद उसको गौर से पढ़ लें, ठीक है। नहीं समझ आ रही चीज़ 2 दफ़ा पढ़ें, फिर तीसरी दफ़ा पढ़ लें। मैं इंशाल्लाह ताला गारंटी देता हूँ आप लोगों को, लेक्चर सुनने के बाद अच्छी तरह अगर आप कम से कम 2 या 3 दफ़ा एक चीज़ को पढ़ लेते हैं ना, तो आपकी चीज़ें मिक्स नहीं होंगी। लेक्चर सुन के टेस्ट अटैम्प्ट करके उसमें से 15 नंबर ले लेना, या 20 में से 20 या 19, 18 नंबर ले लेना, कोई आपका कमाल नहीं है, वो मेरा कमाल है। वो इसलिए कि वहाँ जो सवाल पूछे जाते हैं वो अक्सर मैं बताता हूँ यहाँ अपनी वीडियो लेक्चर के दौरान। तो भाई मेहनत करें अल्लाह के बंदे, अपना पैसा और वक्त ज़ाया ना करो। गलती से या अब इंटेंशनली आपने रजिस्ट्रेशन करवा भी ली है तो अब इस टाइम को कीमती बना लो। छुट्टियाँ अल्लाह के बंदो, आसान सी बातें नहीं आती आप लोगों को, ठीक है। कंपटीशन बहुत हाई है, सीटें जब अनाउंस होंगी या जिनकी हो चुकी हैं तो बड़ा कंपटीशन है, ठीक है। तो मेहनत का फल मिलता है भाई, मेहनत करें। डिसिप्लिन चाइल्ड सेंटर्ड है। टीचिंग मेथड फिर अगेन वही होंगे जिसमें चाइल्ड का कंट्रोल होता है, डायलॉग, कॉन्शियसनेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोऑपरेटिव लर्निंग। टीचर इज़ अ फैसिलिटेटर। जॉन डेवी ने रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस को एजुकेशन कहा था। तो अब यहाँ पे ये भी आता है बार सवाल कि द कॉन्सेप्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन वाज गिवन बाय जॉन डेवी। तो वो बेसिकली एजुकेशन के अंदर एक्सपीरियंसेस को रिकंस्ट्रक्शन का नाम दिया जाता है।
ठीक है जी। अब ये हमारी आइडियलिज़म जो है, पेरिनियलिज़म रूटेड है आइडियलिज़म से और रियलिज़म से, ठीक है। एसेंशियलिज़म भी इन्हीं दोनों से है। प्रैग्मेटिज़म जो है इससे ये दो फिलोसफीज़ ली गई हैं, प्रोग्रेसिविज़म और रिकंस्ट्रक्शनिज़म। इसी तरह एग्जिस्टेंशलिज़म है, ये हमारी जो है जो एग्जिस्टेंशलिज़म थ्योरी ये रूटेड है किसके अंदर, पोस्ट मॉडर्निज़म क्रिटिकल थ्योरी। ये रिसर्च की है, इसका यहाँ पे रोल नहीं है। तो ये रूटेड है किसके अंदर, पोस्ट मॉडर्निज़म और एग्जिस्टेंशलिज़म के अंदर। ये दो लिटरेचर की थ्योरीज़ हैं, मॉडर्निज़म एंड पोस्ट मॉडर्निज़म। मॉडर्निज़म जो है वो लेट 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी का एक कॉन्सेप्ट है, जबकि पोस्ट मॉडर्निज़म जो है ये मिड 20th सेंचुरी का है। ये फर्स्ट वर्ल्ड वार 1, ठीक है, ये जो है वो इससे इन्फ्लुएंस्ड है, ये फ़िलोसफी या थ्योरी, और ये वर्ल्ड वार 2 से इन्फ्लुएंस्ड है। मॉडर्निज़म का जो फोकस है ना वो रैशनल और लॉजिकल मीन्स पे फोकस है, ठीक है। रैशनल और लॉजिकल मीन्स जो है ये हम यूज़ करते हैं कहाँ पे, जैसे यानी जिसमें माइंड यूज़ होता है, जबकि पोस्ट मॉडर्निज़म का इरैशनल जो अनसाइंटिफिक थॉट्स हैं उनके ऊपर होता है, यानी सेंसेस के ऊपर इसका फोकस होता है, सेंसरी ऑब्जर्वेशन। एम्पिरिकल नॉलेज जी, एम्पिरिकल नॉलेज। ये रैशनल पे था आइडियलिज्म और ये एम्पिरिकल। इसी तरह जो मॉडर्निज्म है इसका रैशनल पे है और इसका एम्पिरिकल। इरैशनल का मतलब होता है एम्पिरिकल, ठीक है। तो ये इन चारों फिलोसफीज़ का कंपैरेटिव एनालिसिस है। मैं भी 2 मिनट में चले बता देता हूँ। पेरिनियलिज्म जो है ना, हचन इसके फाउंडर हैं। एसेंशियलिज्म जो है इसके फाउंडर विलियम बैगले हैं, और प्रोग्रेसिविज्म के डेवी हैं, और सोशल रिकंस्ट्रक्शनिज्म के थ्योडर ब्रॉमेल्ड हैं, ठीक है। पेरिनियलिज्म का फोकस बच्चे की इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के ऊपर होता है थ्रू ओल्ड बुक्स, ओल्ड करिकुलम जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन चल रहा होता है, और इसमें टीचिंग मेथड टीचर सेंटर्ड है, स्टूडेंट का कंट्रोल नहीं होता, स्टूडेंट पैसिव होता है। अच्छा, प्रोग्रेसिविज्म जो है ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर की फ़िलोसफी है, करिकुलम भी ऐसा ही होता है। टीचर का रोल लेस, स्टूडेंट का रोल ज़्यादा होता है। टीचर पैसिव, स्टूडेंट एक्टिव होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एसेंशियलिज्म प्रोग्रेसिविज्म के अगेंस्ट आई। इसका फोकस किस चीज़ के ऊपर है, बेसिक स्किल्स, बेसिक नॉलेज के ऊपर, एसेंशियल नॉलेज के ऊपर है, ठीक है, कॉमन कोर नॉलेज के ऊपर है। तो करिकुलम अगेन टीचर सेंटर्ड है, सब्जेक्ट सेंटर्ड होगा, टीचर का कंट्रोल होगा, स्टूडेंट जो है वैसे होगा। रिकंस्ट्रक्शनिज्म, तो इसमें सोशल चैलेंजेस, सोशल इश्यूज़ हैं, ठीक है, इन पे फोकस किया गया है। और इसमें करिकुलम चाइल्ड सेंटर्ड है, टीचर का कंट्रोल फैसिलिटेटर के तौर पर होता है। उसके बाद इस्लामिक फ़िलोसफी है। इस्लामिक फ़िलोसफी ऑफ एजुकेशन इज़ बेस्ड ऑन इस्लामिक प्रिंसिपल, ठीक है। इस्लामिक प्रिंसिपल्स जो है वो इसमें अगर हम बात करें इस्लामिक फ़िलोसफी की, इसमें मेटाफिज़िकल बिलीव्स यानी ऑन्टोलॉजी, अल्टीमेट रियलिटी, हमें हमारा जो अल्टीमेट बिलीव है वो अल्लाह ताला और उसकी ज़ात के ऊपर है। गॉड इज़ अल्टीमेट, अल्लाह ताला की ज़ात ही हक और सच है, ठीक है। गॉड इज़ द वन हु कैन बी वर्शिप, अल्लाह की ज़ात वो ज़ात है जिसकी इबादत की जाती है, की जा सकती है। गॉड इज़ ऑल नोइंग, लिविंग, एवरलास्टिंग, ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट, ओमनिसेंट, अल्लाह ताला हर चीज़ है, कादिर मुतलक हैं, अव्वल हैं, आखिर हैं, ठीक है। और सारी कायनात जो है वो अल्लाह ताला की मोहताज है। ये हमारा ईमान है, ऑन्टोलॉजिकल बिलीव है। ये जो कुछ हम देख रहे हैं कायनात यूनिवर्स के अंदर, किसका बनाया हुआ है भाई, अल्लाह की ज़ात का बनाया हुआ है। अच्छा, एक्सियोलॉजिकल, इसमें जो वैल्यूज़ हैं हमारे यहाँ यूनिवर्सल और परमानेंट है, एब्सोल्यूट है, चेंज नहीं होती। आप अमेरिका जाएं, आप इसराइल चले जाएं, फ़लस्तीन चले जाएं, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान चले जाएं, इस्लामिक प्रिंसिपल्स और वैल्यूज़ सेम है। नहीं मानते हम अपने कानून अलग बनाए हुए, एक डिफरेंट बात है, लेकिन इस्लामिक प्रिंसिपल रिजिड है, एब्सोल्यूट है, फिक्स हैं। तो इस्लाम के अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो परमानेंट और फिक्स हैं। वैल्यूज़ में भी स्पिरिचुअल और मटीरियल, यानी वैल्यूज़ हमारे यहाँ स्पिरिचुअल भी हैं और मटीरियलिस्टिक भी हैं। इसका मतलब आइडियलिज्म भी, और दूसरी कौन सी होगी फिलासफी पे यहाँ भाई, शाबाश, रियलिज्म। हाँ जी, वैल्यूज़ में भी स्पिरिचुअल और मटीरियल। स्पिरिचुअल वैल्यूज़ का हम ज़्यादा रियलिज्म, यस, स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को हम ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे
हमारे यहाँ इस्लामिक एक नज़रिया है कि मटीरियलिस्ट लोगों को कम, वैसे तो हम देते ज़्यादा है ज़बानी, तो हम जो है वो कहते हैं कि जी जो स्पिरिचुअल हैं वो मतलब दीनदार हैं, बड़े नेक हैं, उनको रिश्ते देखने में जी बड़े दीनदार देखो नेक नहीं देखते हम देखते हैं पैसा, हम देखते हैं मटीरियल। ठीक है, बहरहाल इस्लाम में स्पिरिचुअलिज्म के ऊपर फोकस ज़्यादा है। ठीक है, तो थर्ड वन होता है जी एक्सियोलॉजी, वैल्यूज़। ठीक है, तो अब इस्लाम के अंदर इनर ब्यूटी पे फोकस किया जाता है, स्टैटिक में हुस्न ज़ाहिर पे नहीं, हुस्न बातिन पे। खूबसूरत लोग बज़ाहिर होते हैं लेकिन अंदर उनका कैसे, अंदर से काले ना ना ना। तो इस्लाम के अंदर जो अंदर के सफ़ेद है ना उनको तरजीह दी जाती है, तकवा वाले मुत्तकी लोग। ठीक है, अहद की पासदारी करने वाले लोग, दूसरों का हकूक़ का ख्याल करने वाले। तो एथिक्स में जो एथिक्स में क्या होता है, द वैल्यू ऑफ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस इज़ टू डेवलप इन वन सेल्फ गॉडली क्वालिटीज़ लाइक अफेक्शन, इम्पार्शलिटी, ग्रेसफुलनेस एंड असिस्टेंस, हमदर्दी, इज़हार, कुर्बानी, मोहब्बत, ये जज्बे फ़रोग देना। और स्टैटिक में इनर ब्यूटी। अच्छा, उसके बाद है एरियाज ऑफ इस्लामिक फिलोसफी। एपिस्टिमोलॉजी, नॉलेज इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल मैन एंड वुमेन। अब इस्लाम का नज़रिया क्या है कि इल्म जो है हर एक पे फ़र्ज़ है। ठीक है, इस्लाम में नॉलेज की ये इम्पोर्टेंस है। यहाँ पे नॉलेज एम्पिरिकल हो सकता है, ऑब्जर्वेटरी हो सकता है, डिडक्टिव हो सकता है। एम्पिरिकल को हक़्क़ुल यकीन, नॉलेज थ्रू पर्सनल एक्सपीरियंसेस। ऑब्जर्वेटरी एनुल यकीन जो हम परसेप्शन से लेते हैं, विजन से लेते हैं। तो उसके बाद डिडक्टिव नॉलेज इन्फ्रेंस से लेते हैं, जो हम किसी चीज़ का नतीजा खुद अखज़ करते हैं। तो ये टाइप्स ऑफ नॉलेज हैं। अब एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, मेन ऑब्जेक्टिव्स टू ब्रिंग मैन नियरर टू गॉड। एक सवाल एक दफ़ा आया था कि व्हाट इज़ द बेसिक या फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इस्लामिक फ़िलोसफी। यही था, टू ब्रिंग द मैन नियरर टू गॉड, टू डेवलप गुड क्वालिटीज़ ऑफ यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस, टू एक्सप्लोर द ट्रेजर ऑफ गॉड एंड यूज़ फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी। अल्लाह ताला के राज जो हैं कायनात के अंदर छुपे हुए हैं, उनको एक्सप्लोर करना और इंसानियत की भलाई के लिए उनको यूज़ करना। उसके बाद एजुकेशनल करिकुलम हमारे इस्लामिक फ़िलोसफीज़ का जो है वो दो तरह का होता है, रिवील्ड नॉलेज के ऊपर और एक्वायर्ड नॉलेज के ऊपर। रिवील्ड नॉलेज वही है जो इमाम गज़ाली ने फ़र्ज़ ऐन और फ़र्ज़ किफ़ाया की बात की थी ना, आपने पढ़ा हुआ है। तो फ़र्ज़ ऐन वो इल्म जो हमारा कुरान और हदीस का इल्म है। ठीक है, वो रिवील्ड नॉलेज फ़र्ज़ ऐन होता है। और जो असरी तालीम, दुनियावी तालीम है, फिज़िक्स, मैथ, ये हमारा एक्वायर्ड नॉलेज है, जिसको उन्होंने फ़र्ज़ किफ़ाया का नाम दिया था। कंपल्सरी एंड ऑप्शनल नॉलेज। यस, कंपल्सरी एंड ऑप्शनल। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, लीडरशिप डेमोक्रेटिक हो। ठीक है, कंसल्टेंसी पे बिलीव करती हो, पाए में मुशावरती निज़ाम हुकूमत, निज़ाम मैनेजमेंट, ये इस्लामिक फ़िलोसफी का बिलीव है। ठीक है, असेसमेंट हमारे यहाँ ऑरल और रिटन दोनों होती हैं। ये कुछ और पॉइंट्स हैं इस्लामिक फ़िलोसफी के बारे में। इस्लाम एक अरबिक वर्ड असामा से डिराइव किया गया, जिसका मतलब होता है एक्सेप्ट या सबमिशन। तो 3 पर्सपेक्टिव जो इस्लामिक फ़िलोसफी के हैं, कंजर्वेटिव रिलीजियस, रैशनल एंड प्रैग्मेटिज्म। यानी एक तो कंजर्वेटिव रिलीजियस है, हमारे रिलीजियस बिलीव्स बड़े स्ट्रिक्ट हैं। रैशनल, इसमें थिंकिंग, सोचने पे मजबूर होता है इंसान, सोचता है। और प्रैग्मेटिज्म प्रैक्टिकल नेचर की है, नमाज है, ज़कात है, हज है, प्रैक्टिकल चीज़ें सारी, जिहाद है, प्रैक्टिकल है। एम सेल्फ प्रिपरेशन एंड बैलेंस पर्सनैलिटी। मेटाफिज़िक्स ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि हम जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन रखते हैं, और 5 हमारी जो 4 हॉली बुक्स हैं उन पे हम यकीन रखते हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान। और अल्लाह पे, फ़रिश्तों पे, प्रॉफिट्स पे, किताबों पे, डे ऑफ जजमेंट पे, फेट पे, इन पे हम यकीन रखते हैं। आमनतु बिल्लाहि व मलाइकती व कुतुबी व रुसुली वल क़द्रि खैरी
व शर्रिही मिनल्लाहि ताला वल बासी बादल मौत। आमनतु बिल्लाहि कमा हुवा बिअस्माही व सिफ़ाती व क़बिलतु जमीअ अहकामिही इक़रारुम बिल लिसानी व तस्दीक़ुम बिल क़ल्ब। तो ये जो हम ईमान मुफस्सल ईमान मुजम्मल पढ़ते हैं वो यही मेटाफिज़िकल बिलीव्स हैं हमारे, अल्लाह पे, फ़रिश्तों पे, उसकी किताबों, अल्लाह की किताबों पे, रोज़ आखिरत पे और किस्मत पे। एपिस्टिमोलॉजी, इसमें जो मेन नॉलेज का सोर्स है वो कुरान और हदीस है, ठीक है। ये हमारा फ़र्ज़ ऐन है। और दूसरा जो असली तालीम है वो हमारी फ़र्ज़ किफ़ाया। एक्सियोलॉजी की हमने बात की। इख़्वानुल सफ़ा जो है एक ग्रुप ऑफ टीचर्स था 4वीं हिजरी के अंदर बसरा के अंदर, ठीक है। इनको इख़्वान अल सफ़ा का मतलब होता है लवर ऑफ फ़िलासफ़ी। तो इन्होंने सोशल और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के लिए इस ग्रुप ने बड़ा रोल प्ले किया। पर्पज़ ऑफ एजुकेशन भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, टू वर्शिप अल्लाह, टू आइडेंटिफाई अल्लाह। मुस्लिम यूथ के अंदर एक बैलेंस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है, गुडनेस, पाइटी, फेयर ऑफ अल्लाह, इंडिविजुअल टॉलरेंस, ब्रदरहुड, लव, राइटफुलनेस, एबिलिटी ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारे जो है इस्लामिक इस पे के बेनिफिट्स हैं। क्लासरूम मैनेजमेंट, क्लासरूम का इन्वायरमेंट टीचर कंट्रोल्ड होगा, ठीक है। क्लासरूम इन्वायरमेंट जो है इसमें प्यार मोहब्बत, बट टीचर डोमिनेंट होगा, ठीक है। टीचर गार्डियन का रोल प्ले करेगा। रोल ऑफ टीचर, यहाँ पे टीचर रोल मॉडल होगा, ठीक है। और टीचर्स को इनहेरिटर्स ऑफ प्रॉफिट्स कहा जाता है। उलमा अंबिया के वरसा हैं, ठीक है। यानी टीचर्स जो है अंबिया के वरसा माने जाते हैं, जो बाअमल हैं, इल्म वाले टीचर हैं। कहा तो यहाँ पे दीनी इल्म के टीचर्स को गया है, बहरहाल यहाँ पे आप इन्फ्लुएंस किया हुआ है कि अगर आप इस्लामियत पढ़ा रहे हैं तो वो भी दीन का सबक है। बहरहाल उलमा इससे बेहतर जवाब दे सकते हैं। रोल ऑफ द लर्नर, स्टूडेंट सीकर्स ऑफ द नॉलेज। अब देखें, जो बच्चा इल्म सीखने के लिए जाता है उसके लिए समंदर की मछलियाँ दुआएँ करती हैं, ये इस्लामिक बिलीव है, दीन का इल्म सीखने के लिए। स्टूडेंट सीकर्स ऑफ द नॉलेज एंड ऑब्लिगेटेड टू लर्न, लर्नर शुड डिस्प्ले टोटल कमिटमेंट्स टू द लर्निंग। तो बच्चे को जो है वो लर्निंग पे फोकस करना चाहिए। करिकुलम हमारा रिजिड होता है, कुरान और सुन्ना, रिलीजियस, इंटेलेक्चुअल, इन चीज़ों पे जो है वो बेस कर रहा होता है। टीचिंग मेथड, डायलॉग, इंडक्शन, डिडक्शन, पर्सनल एक्सपीरियंसेस, इंट्यूशन, डिस्कशन, नोट टेकिंग, एनर्जी यानी सिमिलर एग्जांपल देना, ये इस्लामिक टीचिंग प्रिंसिपल्स हैं। ये एक और इंटरव्यू का क्वेश्चन है कि इस्लामिक फ़िलासफ़ी में कौन कौन सी फ़िलासफ़ी मर्ज होती हैं। आइडियलिज्म, रिलीजियस फ़िलासफ़ी है, वो तो मर्ज होती होती है, ठीक है। रियलिज्म का फोकस किस चीज़ के ऊपर होता है? मॉरल डेवलपमेंट के ऊपर, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर, सोसाइटी के इम्प्रूवमेंट पे इसका फोकस भी होता है। क्योंकि जनरल फ़िलासफ़ी है ना इस्लामिक फ़िलासफ़ी, ये टीचिंग नहीं है, जनरल है, तो इसलिए हम इसका कंपैरिजन भी जनरल फ़िलासफ़ीज़ के साथ कर रहे हैं। अच्छा, रियलिज्म में भी इसी तरह मैंने कहा कि फोकस होता है एक्टिविटीज़, स्किल के ऊपर। इस्लाम भी स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करता है, ठीक है। तो सोसाइटी की बेटरमेंट पे फोकस करता है, ऑब्जर्वेशन के ऊपर, रीजनिंग के ऊपर फोकस करता है। प्रैग्मेटिज्म, इस्लामिक फ़िलासफ़ी भी प्रैग्मेटिज्म की तरह प्रैक्टिकल है। इस्लामिक जो प्रैक्टिसेस हैं सारी की सारी प्रैक्टिकल नेचर की हैं। एग्जिस्टेंशलिज्म, इंसान को अल्लाह ताला कुरान मजीद के अंदर हदीस मुबारक के ज़रिए से इंसान को अपने वजूद के ऊपर, अपनी तख्लीक के ऊपर बार बार सोचने पे अल्लाह ताला इनवाइट करता है। तो एग्जिस्टेंशलिज्म भी यही काम कहती है। तो ये सारी फ़िलासफ़ीज़ वन आर अदर वेज इस्लामिक फ़िलासफ़ीज़ के अंदर एम्बेडेड हैं, रूटेड हैं। अच्छा जी, इसके बाद जो है कुछ और शॉर्ट सी फ़िलासफ़ीज़ हैं। रैशनलिज़म है, तो रैशनलिज़म ट्रांसेंडेंशलिज़म है। ट्रांसेंडेंशलिज़म कहते हैं उन चीज़ों के बारे में सोचना समझना जो आपकी समझ से बाहर हैं, ठीक है। हायर काइंड ऑफ नॉलेज आर रियलिटी, गोइंग बियॉन्ड मैन एक्सपीरियंस टू सर्च फॉर रियलिटी। जन्नत जहन्नम के बारे में हमें क्या पता कि वो अल्लाह ताला ने उनको कैसे तख्लीक किया, हमें तो लिमिटेड सा इल्म है, हम उनको एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। तो गोइंग बियॉन्ड मैंस एक्सपीरियंस टू सर्च फॉर रियलिटी, हायर काइंड ऑफ नॉलेज आर रियलिटी, की बिलीव इज ह्यूमन आर इनहेरिटली गुड बट सोसाइटी एंड इंट्यूशंस मेक हिम बैड। इस्लामिक बिलीव है ना, इंसान बाई बर्थ मुसलमान फितरत इस्लाम पे पैदा होता है, अच्छा होता है बाई नेचर,
और नेचुरलिज्म भी यही कहते हैं कि बच्चे को सोसाइटी ख़राब कर देती है। एवरीथिंग इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड, हर चीज़ जो है वो अल्लाह ताला का एक बनाई हुई तख्लीक है, अक्स है। पीपल कैन यूज़ इंट्यूशन टू सी गॉड, अल्लाह ताला को की ज़ात को पहचानने के लिए लोग उसकी मखलूक़ात को और उसकी तख्लीक को देख सकते हैं। तो ये ट्रांसेंडेंशलिज्म का बिलीव है जी। इसकी डेफिनीशन बस याद रखेंगे आप, इब्न रुश्द और राल्फ वाल्डो एमरसन की ये दी हुई है। मार्क्सिज्म, कार्ल मार्क्स ने कहा सब के लिए एक जैसा निज़ाम होना चाहिए, ठीक है, यानी जो इकोनॉमी है ना जी, सरमाया सब के दरमियान इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिकल थ्योरी है, इसका फोकस होता है इफेक्ट ऑफ कैपिटलिज्म ऑन लेबर, प्रोडक्टिविटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वर्कर्स एंड रेवोल्यूशन। कार्ल मार्क्स की है, इसने फ्री एजुकेशन का कॉन्सेप्ट भी दिया था, आप लोगों का याद होगा। रीज़न, रैशनलिज्म, तो रीज़न जो है वो सोर्स ऑफ नॉलेज होता है, रैशनलिज्म के अकॉर्डिंग एक्सपीरियंस नहीं होता, रीज़न होता है सोर्स ऑफ नॉलेज। तो इसने कहा कि ऑल आइडियाज़ इननेट होते हैं, इनबॉर्न होते हैं, रेनी डिस्कार्टे, ठीक है, ये इसकी थ्योरी है। एक्लिप्टिक अप्रोच कहते हैं जब आप एक क्लास के अंदर एक से ज़्यादा फ़िलोसफीज़ को एक टाइम यूज़ करते हैं, एक्लिप्टिक अप्रोच कहलाती है। और रोमांटिसिज्म लिटरेचर की, अमेरिकन लिटरेचर की एक फ़िलोसफी या थ्योरी है, तो इसका फोकस जो है इमोशन और सेल्फ डिस्कवरी के ऊपर होता है। ये कहते हैं कि जो रैशनलिज्म है ना ये इम्पॉर्टेंट है, बट जो आपकी इमोशंस है ना वो सही वे हैं किसी भी चीज़ तक, किसी भी रियलिटी तक पहुंचने के लिए। कोई करिकुलम नहीं होना चाहिए, कोई स्कूल नहीं होना चाहिए, कोई क्लासरूम, कोई असेसमेंट नहीं होनी चाहिए। तो ये भी एक स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है। न्यू क्लासिज्म कल्चरल पे फोकस करती है, कल्चरल मूवमेंट, आर्ट्स, म्यूज़िक, लिटरेचर, थिएटर, इनके ऊपर न्यू क्लासिज्म। फिर हेडोनिज्म है, इसका फोकस जो है ये कहते हैं कि प्लेजर और एब्सेंस ऑफ पेन मोटिवेट्स अस टू रीच द रियलिटी, ठीक है, यानी ये कहते हैं कि आप अगर खुश हैं या आपको कोई पेन, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है तो आप रियलिटी तक पहुंचते हैं, अदरवाइज नहीं। वैल्यूज़, डिज़ायरेबल मॉडल ऑफ बिहेवियर को कहा जाता है। कल्चर, एक्सेप्टेड वे ऑफ लाइफ को कहा जाता है। फैलेसी ऑफ कंपोजिशन, आप किसी सैम्पल को देख के उसको सब के ऊपर जनरलाइज कर देते हैं, तो इसको जो है फैलेसी ऑफ कंपोजिशन कहा जाता है, ठीक है। एक बंदे को आप एक गांव में मिले, उसने बड़ा आपको पानी शानी पिलाया, एहतराम किया, रास्ता बताया, आपने कहा जी ये गांव तो बड़ा अच्छा है, हालांकि ऐसा नहीं है प्रैक्टिकली, तो इसको फैलेसी ऑफ कंपोजिशन कहा जाता है। वो एक बंदा बाई चांस आपको अच्छा मिल गया, एक बंदा बहुत बुरा मिला, बाकी सारा गांव अच्छा, आप उसके बारे में गलत सोचेंगे, ये भी फैलेसी ऑफ कंपोजिशन है। ये दो सूफी डॉक्ट्राइन है जी। सर जनरलाइजेशन कैसे? हाँ, गलत जनरलाइजेशन। अच्छा, वहदतुल वजूद एंड वहदतुल शुहूद। वहदतुल वजूद जो है ना, आपने ये अर्तुगरुल ड्रामा देखा होगा, इसमें एक नाम आता है इब्न अल अरबी, ठीक है, इब्न अल अरबी ने ये कॉन्सेप्ट दिया था वहदतुल वजूद। Sufi doctrine of unity of existence means that only wujud are existent of Allah and everything else is dependent upon him, ठीक है, यानी Allah exists in everything and whole universe is mirror of him, Allah is present in everything। ये अल्लाह ताला माफ़ करें, जो भी उलमा इसके बारे में साफ बेहतर जानते हैं, अल्लाह ताला की शान और शौकत, अल्लाह ताला की कुदरत जो है ना वो हर जगह पे यकीनन मौजूद है, ठीक है। वहदतुल वजूद का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट था, तो इसके अगेंस्ट एक कॉन्सेप्ट आया वहदतुल शुहूद, मुजद्दिद अलिफ सानी रहमतुल्लाह अलैह का। तो इन्होंने कहा कि अल्लाह इज़ वन और अल्लाह की जो प्रेजेंस है वो भी अकेली है, और ये जो चीज़ें हैं ना ये अल्लाह ताला का रिफ्लेक्शन है, यानी अल्लाह ताला की ज़ात का अक्स है, अल्लाह ताला की कुदरत के मज़ाहिर हैं इनके अंदर, इनमें अल्लाह ताला मौजूद नहीं होता। बेशक हम सब का मानना है कि अल्लाह ताला की ज़ात की ये सारी कायनात अल्लाह ताला की कायनात का एक मज़ाहिर है, उसके अक्स मौजूद हैं। ये जी आपकी फ़िलासफ़ी का चैप्टर ख़त्म हो गया जी, ठीक है जी। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गए होंगे, आज के लेक्चर की भी अच्छी समझ आ गई होगी। कल से हम कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे इंशाअल्लाह ताला।